एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहां पर जोरदार धमाका होता है। इतना देखने के साथ ही शी हाओ यही कहने लग गया था कि मेरे भाई तुम इससे बचकर रहना, यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर होने वाला है। कि तभी उसी अगर स्पैरो की बात की जाए तो वो अपने मास्टर को हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। कि तभी इतने में वहां पर उसका मास्टर आ जाता है। और ये मास्टर कोई और नहीं बल्कि वही था जिसका स्टैचू इन दोनों ने अंदर ऑलरेडी देख चुके थे। जैसे ही वो फिर आगे आता है वहां पर आते साथ ही यही कहने लग जाता है, तुम जरूर शी हाओ होगे, क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? तुम अगर यहाँ पर आ गए हो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। ऊपर से अगर उसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो गोल्ड से बना हुआ था। कि शियाओ भी इतना सुनने के साथ उसे यही कहने लग जाता है कि क्या तुम ही इस बीस्ट के ऑनर हो? बात की जाए शी हाओ के मॉन्स्टर की तो वो ये देखने के साथ यही कहना लग जाता है कि ये तो सिर्फ मिट्टी से बना हुआ है, तो इसके साथ डील करना तो इतना भी मुश्किल नहीं होने वाला। तो वो उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही अब उसने उसके मास्टर पर अटैक किया था कि तभी वो अपनी पावर का यूज करके एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को नाकाम कर देता है। और फिर अपनी पावर को गैदर करने के बाद ही शियाओ के बीच पर अटैक करने लग जाता है, जिसकी वजह से शेहाव का बीज थोड़ी देर के लिए शांत हो गया था। फिर वही बंदा आगे बढ़ने लग जाता है और शेहाव को यही कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बातें सुनी है और ये भी सुना है कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। तुम इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो कि तुम्हारी तारीफें तो अपर वर्ल्ड के लोग भी करते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यही है कि आज तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ होने वाला है, तो इसलिए आज तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और आज के बाद कोई भी तुम्हारा नाम तक याद नहीं रखेगा। शिया उसकी बात सुनने के साथ यही कहने लग जाता है कि अगर हमारे लोअर वर्ल्ड की बात की जाए ना तो यहाँ पर कोई भी गॉड नहीं पाया जाता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ के गॉड हो तो तुम्हें बहुत बड़ी गलत फहमी हो रही है। तुम्हारे पास बस इग्नाइटेड फायर है जिसकी वजह से तुम समझ रहे हो कि तुम गॉड बन चुके हो। इतना सुनने के साथ वो आगे बढ़ने लग जाता है और उसे ये कहने लग जाता है कि अगर मेरी बात की जाए तो मैं यहाँ पर अपर वर्ल्ड से आया हुआ हूँ। अगर मास्टर ऑफ हेवन की बात की जाए तो उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि यहाँ पर आकर मैं तुम्हारी जान को ले सकूं। क्योंकि उसे यही बताने लग गया था कि अगर हमारी इस बैटल की बात हो गई ना, इस बैटल के बाद ही हेवन और लोअर वर्ल्ड के लोग आपस में कांटेक्ट कर पाएंगे। अब जैसा कि वो बंदा हेवन से यहाँ पर आया हुआ था तो शी हाउ के लिए ये बात काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि हेवन से यहाँ पर आना इतना भी आसान काम नहीं था। और दो दुनिया के दरमियान तो ट्रैवल करना इम्पॉसिबल सी बात थी। लेकिन वो बंदा यहाँ पर आ चुका था तो इसलिए शी हाउ उसको लेकर परेशान हो चुका था। और अगर इस वजह से यहाँ पर आया कि इसके पास इग्नाइट फायर ऑफ पावर है, तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिनके पास भी वो इग्नाइट फायर होगी वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 8 डोमेन्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ के स्पिरिट्स को इनसे काफ़ी ज़्यादा खतरा होगा। और शियाओ इतना सब कुछ सोचने के साथ फिर उसे ये कहने लग जाता है कि क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिसकी वजह से तुम दो रियाम्स में ट्रैवल कर सकते हो? कि वही बंदा उसकी ये बात सुनने के साथ उसे ये कहने लग जाता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम इससे रिलेटेड मुझसे सवाल पूछ सको। तुम्हें तो अपनी जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए कि तुम यहाँ से कैसे बच पाओगे, लेकिन इसके बदले में तुम मुझसे सवाल पूछने लग गए। तो शिया उसकी बात सुनने के साथ उसे यही कहने लग जाता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि दो रियाम्स के दरमियान कैसे ट्रैवल किया जा सकता है, या ट्रैवल करने का कौन सा रास्ता है, तो फिर मैं तुम्हें एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं तो अपर रियाम में जाऊँगा ही। और वहाँ पर जाकर जो मैं तबाही मचाऊँगा तुम उसे इमेजिन ही नहीं कर सकते। जब मैं वहाँ पर चला गया ना तो फिर मैं तुम्हारी हेवनली किंगडम को भी तबाह कर दूंगा जिसकी तुम बहुत ज़्यादा तारीफें कर रहे हो। इतना सुनने के साथ उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो यही कह रहा था कि तुम एक इंसान हो तो इसलिए तुम मेरे सामने ऐसे नहीं बात कर सकते। तुम्हें तो मरना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पर बैठे हुए लोगों ने अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर काफ़ी पावरफुल लोग हैं जो तुम्हें मार देंगे। और ये सब कुछ इस वजह से हुआ क्योंकि तुमने अपर वर्ल्ड वाले लोगों को और हेवन वालों को काफ़ी ज़्यादा नाराज़ कर दिया। तो उन्होंने लोअर वर्ल्ड के लोगों को मारने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे भेजने हैं ताकि वो तुम्हारे इस किंगडम को तबाह कर सकें। और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो शिया उसकी बातें सुनने के साथ साथ ये बात तो समझ चुका था कि अगर ऊपर वाले लोगों की बात की जाए तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है और उसी ग्रुप ने डिसाइड करके यहाँ पर मुझे मारने के लिए बंदों को भेजना शुरू कर दिया है।
और वो उस बंदे को इसी के बारे में बात करने लग जाता है कि अगर मैं उन एंशिएंट एल्डर्स के रिलीजन की बात करूं तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं उनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूं कि वो मुझे मारने के लिए यहाँ पर नीचे बंदे भेज रहे हैं। तो इस पर वो बंदा उसे यही बताने लग जाता है कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुमने कौन कौन से क्राइम किए हैं, तुमने कितने लोगों को मारा है। अगर तुम्हें पता होता तो तुम यहाँ पर खड़े होकर इस तरह बात ना कर रहे होते। और तुम्हारी इन्हीं क्राइम्स की वजह से ऊपर वालों को गुस्सा आया और उन्होंने मुझे यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भेजा। शिया उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। तो फिर वो सपैरो की तरफ देखकर उसे यही कहने लग गया था कि देखा, तुम्हारे मास्टर को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैं इससे पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे रास्ता बता दे, लेकिन ये मुझे कोई रास्ता नहीं बता रहा। इसका मतलब है कि तुम्हें तो मरना ही होगा और तुम्हारा मास्टर तुम्हें बचा भी नहीं रहा। और अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम्हें तो मैं ना इस दुनिया में रहने दूंगा और ना ही उस दुनिया में वापस जाने दूंगा। तुम यहाँ पर रहकर ऐसे इतने सारे लोगों को नहीं मार सकते, वो भी मेरे होते हुए। और वो अपने बीस्ट को मुस्कुराते हुए ये ऑर्डर करता है कि तुम इस स्पैरो को खा जाओ। अब जैसे ही स्पैरो को पता चलता है कि उसका आखिरी वक्त करीब आ चुका है तो वो यही कहता है कि नहीं, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। लेकिन जैसा कि शियाओ ने अपने बीस को ऑर्डर दे दिया था, वो जैसे ही उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है कि ये देखने के साथ वो स्पैरो यही करने लग जाता है कि मुझे पता है कि एंशिएंट रिलीजन के लोग तुम्हारे खिलाफ क्यों हैं। वो सब इसलिए हैं कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही फैला रहे हो। और ऊपर से अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुमने उनके एक डिसेंडेंट को भी मार दिया था, इसलिए वो गुस्से में है। कितना सुनने के साथ ही वही बंदा जो कि वहां पर शियाओ को मारने के लिए आया हुआ था, उसे गुस्सा आ जाता है और वो स्पैरो पर अटैक करके उसे ये कह रहा था कि तुम अपनी बकवास बंद करो। उसका मुंह बंद करवाने के बाद वो फिर आगे बढ़ता है और शियाओ को ये कहने लग जाता है कि तुमने जो कुछ भी किया है ना, उससे एंशिएंट रिलीजियंस की बात की जाए उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। वो फिर यही बताने लग गया था कि अगर मेरे लॉर्ड्स की बात की जाए, अंडरवर्ल्ड लॉर्ड की बात की जाए, तो उन्होंने वहां पर अपनी पावर को यूज किया ताकि एक वाइड को ओपन कर सकें और इसके दौरान काफी ज्यादा स्पिरिचुअल बॉडीज का भी यूज किया गया। और फिर जैसे ही वाइड ओपन हुआ तो उन्होंने मुझे यहाँ पर भेज दिया और इसकी मदद से ही हम दो रेम्स में सफर कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे रीजन यही है कि हमें उसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट यूज करना पड़ सकती है। जैसा कि हमने इतनी सारी स्पिरिचुअल बॉडीज का यूज किया सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ पर सेफली आ सकूं। और देखो, अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, वो भी बिल्कुल ठीक ठाक। शिया उसकी बात सुनने के साथ उसे ये कहने लग गया था कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो लोग मेरे खिलाफ क्यों हो गए। वो तो इतने ज्यादा पावरफुल है ना, तो फिर यहाँ पर क्या करने के लिए तुम्हें भेज दिया। इस पर वो बंदा यही बताने लग गया था कि अगर हमारे हेमंत लोगों की बात की जाए तो हम दूसरे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम हर रेस के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को मारते हैं। वो लोग वहां पर खड़े होकर इसी तरह काफी देर तक बातें करते रहते हैं, लेकिन एंड उन लोगों को फाइट तो करना ही थी। कि तभी फिर शिया वहां पर खड़े हुए अपने रेड को ये कहता है कि तुम इस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हमें इसे मारना ही होगा। कि वही बंदा भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी पावर को गैदर करता है और आगे बढ़ता हुआ शियाओ पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से शियाओ और उसका भाई उस अटैक से बाल बाल बच गए थे। और अगर बात की जाए रेड की, तो वो अपनी पावर को गैदर करने के बाद अटैक्स के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो उस बंदे पर अटैक करता है कि वो बंदा अपनी पावर को गैदर करने के साथ उसे यही कहने लग जाता है कि तुम अपनी गलती से बिल्कुल नहीं सीखते लिटिल रेड। और ये कहते साथ ही वहां पर अपने बड़े से हैंड को समन करने लग गया था। कि उस हैंड को देखने के साथ ही फिर वहां पर खड़ा हुआ शी हाउ अपने लिटिल रेड को यही कहता है कि तुम इसके अटैक से बचना, क्योंकि इसका ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अब जैसे जैसे वो हैंड लीडर रेड की तरफ बढ़ रहा था कि लीडर रेड उससे बचने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लग गया था। अब वो हैंड आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी उस हैंड पर अटैक होता है, जिसकी वजह से उसका दर्द उस बंदे को भी फील होने लग गया था और उसके हैंड की पावर खत्म हो गई थी। कि तभी इतने में जिस बंदे ने उस पर अटैक किया था वो कोई और नहीं बल्कि हमारा एप ही था। उसे देखने के साथ ही वो ये कहना लग चाहता है कि अगर बात की जाए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसे क्रिएचर भी पाए जाते हैं। और इतना कहते साथ ही वो वहाँ पर 1000 हैंड्स तकनीक का इस्तेमाल करने लग जाता है। जैसे ही वो अपनी इस तकनीक का इस्तेमाल करने लगता है कि तभी पीछे से एक बहुत बड़ा स्पिरिट अपेयर होना शुरू हो गया था। बात की जाए लीडर रेड की, तो वो भी वहां पर बिल्कुल इस फाइट के लिए तैयार हो चुका था। जबकि वहां पर शेहाव और उसका भाई ये सारा कुछ चीजें को देख रहे थे और इसी के बारे में बात कर रहे थे कि हमें यहाँ पर रहकर सिचुएशन को अच्छे से समझना होगा कि आखिर क्या चल रहा है। तो बात की जाए उधर एप और लिटिल रेड की, वो दोनों अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी के साथ उस बंदे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग गए थे।
वो दोनों जैसे ही उस पर अटैक करते हैं कि तभी उसका स्पिरिट अपनी पावर का यूज़ बनाकर एक शील्ड बनाकर उन दोनों के अटैक को नाकाम करने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन वो उसके स्पिरिट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। जैसा कि ये 1000 हैंड की तकनीक थी कि तभी वहां पर थाउजेंड्स ऑफ हैंड्स आ गए थे जो कि उन दोनों पर ही अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बात की जाए एप की और लिटिल रेड की तो वो दोनों अब हैंड्स के साथ फाइट करने लग गए थे कि तभी उस एप को शिहाओ का ब्रदर यही कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम्हें उसके बॉडी पर अटैक करना चाहिए। इतना सुनने के साथ एप लिटिल रेड को ये कहता है कि तुम मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बनाओ ताकि मैं जाकर उसकी बॉडी पर अटैक कर सकूं और तुम इन हैंड्स का सामना करना। लिटिल रेड इतनी बात सुनने के साथ ही हवा में उछल कर जाता है, वहां पर जाते साथ ही अपनी पावर का यूज करके उसके हैंड्स को खत्म करने लग गया था। अब जैसा कि उसके हैंड्स वहां से गायब होते हैं, ये एप के पास अच्छा मौका था तो वो फिर अपने भाले की मदद से उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है और इसी भाले की पावर का इस्तेमाल करके वो उन दोनों के हैंड्स पर अटैक करता है। जहां पर पहले तो स्पिरिट खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी दौरान उसके दोनों हैंड्स ही कट जाते हैं और इसके दर्द उस बंदे को भी फील हो रहा था। लेकिन वो वहां पर खड़े हुए एप और लिटिल रेड को देखने के साथ काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और दोबारा पावर को गैदर करना शुरू कर देता है। वो वहां पर अपनी मैजिक की पावर का इस्तेमाल करने लग गया था ताकि उन दोनों को रोक सके। कि इतना देखने के साथ वहां पर खड़ा हुआ शी हाउ यही कहता है कि एप मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ना इसे यहाँ से दूर लेकर चले जाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इसके पीछे कौन बंदा है। मैं चाहता हूँ कि वो सांप अपने बिल से बाहर आ जाए ताकि फिर हम उसे कुचल सकें। तो एप इतनी बात सुनने के साथ अपने प्लान पर काम करते हुए अपने भाले की मदद से उस बंदे पर अटैक करता है, लेकिन वो बंदा शील्ड बनाकर इस अटैक से बच गया था और वही भाला जाकर एप और लिटिल रेड में लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी पीछे हट गए थे। और इतना देखने के साथ ही वो बंदा उन पर अटैक करने के लिए उनके पीछे की तरफ भागने लग गया था। अब जैसा कि वहां का रास्ता साफ हो चुका था और ये देखने के साथ शियाओ यही कहता है कि अब हम अंदर जा सकते हैं, क्योंकि इसी टाइम का तो शियाओ कब से इंतजार कर रहा था। अब वो दोनों जैसे उस बंदे को ढूंढने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी पीछे से वही कमांडर आ गया था और वो यही कहता है कि मेरे मैजेस्टी आप कहाँ पर जा रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई गॉड नहीं पाया जाता, लेकिन मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया और ऊपर से मैंने टू फेस बीस्ट को देख लिया और ऐसे स्पैरो को देखा जिसके पास इग्नाइट फायर है। कि इतनी बात सुनने के साथ ही शिया उसे ये कहने लग जाता है कि वेल ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था और तुम फाइनली मेरे सामने शो हो ही गए। कि तभी वही कमांडर आगे बढ़ते हुए यही कहता है, वो सच में आपको पता था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। तो शिया उसकी बात सुनने के साथ उसे यही कहने लग जाता है कि मैं पहले से ही जानता था कि तुम यहाँ पर वापस नहीं आओगे। फिर वो उस रात के सीन वाली बात को बताने लग गया था कि जब हम दोनों टेंपल के अंदर गए थे और मैंने तुम्हें कहा था कि हम इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। जब वो दोनों रूम में जाते हैं, वहां पर जाते साथ ही शियाहो अपने ब्रदर को ये कहता है कि तुम मेरे पीछे बैठ जाओ, क्योंकि हम यहाँ पर सीक्रेटली बात करने वाले हैं। और वो उसे ये कहने लग जाता है, क्या तुमने ये बात नोटिस किया कि मर्क्यूस ने हमें जो कुछ भी बताया है उसके सीन्स मैच नहीं कर रहे। और दूसरी बात यह है कि मैं जानता हूँ कि वो स्पैरो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और क्रूअल है, लेकिन इतना भी क्रूअल नहीं कि वो 50 लाख बंदों को एक ही टाइम में सवालों कर सके। और ऊपर से यहाँ पर अगर सारी सिचुएशन की बात की जाए, ये इसलिए भी आपस में नहीं मिल रही क्योंकि जितने भी यहाँ पर बंदे ने उस स्पैरो को देखा वो मारे गए सिवाय मर्क्यूस के। आखिर मर्क्यूस में आखिर क्या चीज़ थी जिसकी वजह से वो बच गया। यहाँ पर ना कोई ह्यूमन बचा है और ना ही कोई बीइंग बची है। उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ अब मार्क्यूस उसे यही कहने लग गया था कि क्या सच में उस वक्त तुम्हें मुझ पर शक हो गया था। तो इस पर शियाओ बताता है कि नहीं, मुझे अभी भी डाउट था, मुझे कंफर्म नहीं था कि तुम ही इसके पीछे हो। मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि तुम्हें हॉस्टेज बनाया गया हो या फिर तुम्हें कोई और धमकी शमकी दी गई हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब तुम जैसा कि शो हो गया है वो इतना कहते साथ ही वो तेजी से मर्क्यूस के पास चला जाता है और उसे यही कहने लग जाता है कि या तो फिर तुम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर तुम ही इसके पीछे के मास्टरमाइंड हो। तुम्हारी पावर की बात की जाए तो तुम्हारी पावर पिथोन से मिलती जुलती है और तुम उड़ भी सकते हो। ये सब कुछ तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम में सेल्फिशनेस काफी हद तक बढ़ चुकी थी। भला तुम इतने सारे लोगों को कैसे मार सकते हो, ये तो इंसानियत के भी खिलाफ है। तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ पर कितने सारे लोग तुमसे होप लगाकर बैठे हुए थे। तो इस पर मार्क्यूस ये बताने लग जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बाद में हमें कोई पछतावा नहीं होता और ये काम भी उन्हीं चीज़ों में से एक है।
शियाओ जब उसे ये बात बताता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर सारे कमांडर और जो भी मेरे करीबी दोस्त थे उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया था कि मैं ही तुम्हें अपने थ्रोन का किंग बना दूँ। इतना सुनने के साथ वो थोड़ा-सा चौंक जाता है और फिर उसे ये कहने लग गया था कि मैजेस्टी तुम्हारी मौत के बाद फिर ये सारा थ्रोन मेरा ही तो होना है। अगर मैं पूरे स्टोन किंगडम की बात करूँ तो वो मेरे अंडर ही काम करेगा, वो भी तुम्हारे मरने के बाद। हमारी नेशन की बात की जाए तो हमारी नेशन गॉडली नेशन बन जाएगी और एक डोमेन्स में हमारी रिस्पेक्ट होगी। और मेरी बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी खजाने मिलेंगे वो सारे के सारे मेरे हो जाएंगे। और इतना कहते साथ ही वो जोर तोर से हंसने लग गया था। तो शियाओ ये बात सुनने के साथ मर्क्यूस को यही कहता है कि वेल मेरे लिए तो और तुम्हारे लिए बुरी बात यही है कि वो दिन कभी नहीं आएगा। जैसा कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो कोई मेरे लोगों को मारेगा या मेरे किंगडम की किसी चीज़ को भी नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी सज़ा एक ही है और वो है मौत। तुम्हें कैसा लगता है कि मेरे होते हुए तुम स्टोन किंगडम के लोगों को नुकसान पहुंचा पाओगे? कि इतनी बात सुनने के साथ मर्क्यूस यही कहने लग जाता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे स्ट्रॉन्ग बंदे को अपने बीस्ट की मदद से यहाँ से दूर लेकर चले गए तो मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाऊंगा? मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तुम दोनों का मुकाबला कर सकता हूँ। और वो अपनी सवार को बाहर निकाल लेता है। ये देखने के साथ शिया उससे बचने के लिए अपने भाई के पास चला गया था और जबकि वो मुस्कुराता है उसे ये कहने लग जाता है कि तुम इस सवार के बारे में तो अच्छे से जानते ही होगे। मैंने इसकी ओरिजिनल कंडीशन को दोबारा से ठीक कर दिया था। तो शिया उसकी बात सुनने के साथ ये कहने लग जाता है अच्छा तो मुझे अब बात समझ में आ गई। असल में तुमने डीमंस के रूल्स को एक्सेप्ट कर लिया था जिसकी वजह से तुम इतने ज़्यादा पावरफुल बन गए और तुम्हारे अंदर सेल्फनेस बढ़ गई। कि तभी उसकी बात सुनने के साथ ही मार्क्यूस ये कहने लग जाता है कि मैं लकी था कि मेरे हाथ में ये ब्लड डेवर रूलर आ गई और अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है जिसकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर मार सकता हूँ। और फिर वो उसी सवार का इस्तेमाल करके शियाओ पर अटैक कर देता है कि तभी शियाओ इससे बचने के लिए वहां पर एक शील्ड बनाता है और खुद भी बच गया था और इस अटैक से अपने भाई को भी बचा लेता है। शियाओ फिर खुद को बचाने के साथ हवा में जाता है, वहां पर अपने फीनिक्स को समन करता है और फीनिक्स को समन करने के साथ अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। कि बात की जाए नीचे खड़े हुए उसी मार्कियोस की तो वो भी अपनी इसी सवार का इस्तेमाल करके उसके अटैक से खुद को बचाने के लिए तैयार हो गया था और वहां पर एक शील्ड भी बना लेता है। लेकिन जैसे ही शी हाउ अपनी फीनिक्स की मदद से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है किसी के साथ उसकी शील्ड वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गई थी। और इसी के साथ दूसरी तरफ बात की जाए वहाँ पर अभी भी वो बंदा एप और उस लिटिल बर्ड के साथ फाइट कर रहा था। उन दोनों में भी ये फाइट काफ़ी देर तक ऐसे ही चल रही थी लेकिन उन दोनों में से कोई भी अभी तक विनर साबित नहीं हुआ था। लेकिन फिर इन द एंड जैसा कि वो एप और लिटिल बर्ड की बात की जाए वो दोनों उस पर हैवी होना शुरू हो जाते हैं और इसी के साथ उसे अब नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और एप यही कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हम तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फिर ये कहते साथ ही वो वहां पर अपनी सपाट को समन करके उसकी मदद से उस पर बार बार अटैक किया जा रहा था जिसकी वजह से उस बंदे की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। फिर लिटिल हेड और एप उसे थोड़ी देर में ही वहां पर हराने में कामयाब हो जाते हैं और उसे हराने के साथ वो दोनों फिर साइड पर देखने लग गए थे जहां पर शी हाउ और मार्कियस आपस में फाइट कर रहे थे। वो दोनों फिर वहां पर अपनी पावर को गैदर करते हैं और एक दूसरे पर अटैक करने लग गए थे ताकि एक दूसरे के अटैक को नाकाम कर सकें कि दोनों की पावर्स फिर आपस में टकराना शुरू हो जाती हैं। और उन दोनों की पावर आपस में टकराने की वजह से वहां पर धमाका भी होता है कि ये देखने के साथ एप और लिटिल बर्ड के बारे में बात करने लग जाते हैं कि शी हाउस पर हैवी हो जाता है लेकिन उसके पास जैसा कि ब्लड रूलर है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो एप भी इसकी बात सुनने के साथ ये कहने लग जाता है कि अगर उस ब्लड रूलर की बात की जाए जो कि उसके हाथ में है उससे छीनना काफ़ी मुश्किल काम होगा क्योंकि वो उसके साथ अब जुड़ चुका है। अगर हम उसे छीनने की कोशिश करेंगे तो इससे हमें ही नुकसान होगा। कि तभी वही बंदा वहां पर फिर आ जाता जिसे एप और लिटिल बर्ड ने हराया था और उन्हें ये बताने लग जाता कि अगर मेरे मास्टर की बात की जाए वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसे हराना इतना भी मुश्किल नहीं होगा। और ऊपर से मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया लेकिन तुम लोग कभी भी मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। कि उसकी ये बात सुनने के साथ ही फिर लिटिल बर्ड यही कहने लग जाता है कि जैसा हम हेवन के बारे में सोचते थे वो अच्छी जगह है लेकिन तुम्हारे कहने के मुताबिक और इन सारी सिचुएशन को चेक करने के बाद हम यही कह सकते हैं कि वो कोई ख़ास अच्छी जगह नहीं है। तो वो बंदा जब उसकी इतनी बात सुनता है उसे गुस्सा आ गया था कि वो दोबारा फिर पावर को गैदर करके उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। कि उधर बात की जाए शी हाउ और मार्क्यूस की वो दोनों अभी तक एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे।
और इस फाइट के दौरान ही फिर वो ये कहने लग जाता है कि मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर हो मेरे मेजेस्टी, तो फिर बॉर्डर को कौन बचाएगा। और इतना कहते साथ ही पावर का यूज़ करते वहाँ पर एक स्पेयर को समन कर देता है। जैसे ही उस स्पेयर को शियाओ ने देखा था तो वो हैरानी से उसे ये कहता है कि तुम भला ये कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना कि ये चीज़ यहाँ पर अबैंडन है। जबकि इस सब से उस मार्क्यूस पर कोई असर नहीं होने वाला था, तो वो ये तो यही कह रहा था कि मुझे तो यहाँ पर मिलियंस लोगों को मारना है, यही मेरी सबसे बड़ी सक्सेस होगी। और ऊपर से अगर इस स्पेयर की बात की जाए, इसमें अभी तक मैं 10 मिलियन सोल्स को गैदर कर चुका हूँ। तुम्हें लगता है कि क्या तुम इस स्पेयर का मुकाबला कर पाओगे? अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, फिर दो दो हाथ हो जाएं। और ये कहते साथ ही वो स्पेयर को शियाओ की तरफ फेंकने लग जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।